एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्वेशन रिफाइनिंग के बारे में। तो ये रिफाइनिंग का सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने सिलेक्टिव डिस्टिलेशन को बताया है, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल भी बताए हैं रिफाइनिंग के, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अ, अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का आपको सब्जेक्ट का मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो मैंने बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट के आपको पढ़ने हैं, है ना, वो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लिक्वेशन रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है। तो रिफाइनिंग शब्द का मतलब होता है कि आपको किसी मेटल में से इम्प्योरिटी को अलग करना है। ये हो गया रिफाइनिंग का बेसिक चीज़, है ना। अब यहाँ पे बात आ रही है कि लिक्वेशन रिफाइनिंग, ठीक है। तो लिक्वेशन रिफाइनिंग क्या है और कैसे वर्क करता है। तो देखिए, अगर मेटल और इम्प्योरिटी के बीच में अगर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, मेटल को और इम्प्योरिटी जो भी होगा उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि मेटल और जो इम्प्योरिटी है दोनों का अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है तो क्या हम उसी के बेस में लिक्वेशन रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आपको एक और क्राइटेरिया चाहिए होता है इसके लिए, वो है कि मेटल और जो इम्प्योरिटी है दोनों का जो लिक्विड है वो इमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों के लिक्विड भी हैं जो है आपस में घुलने नहीं चाहिए, तब जाके क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि लेड और टीन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये लेड और टीन जो है ना, सॉलिड कंडीशन में भी एक दूसरे में ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते हैं और लिक्विड कंडीशन में भी डिजोल्व नहीं होते हैं। इसका दोनों का लिक्विड भी अलग अलग बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण। दोनों का डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होता है लिक्विड का, इसलिए दोनों सेपरेट लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया होना चाहिए, एक मेटल और इम्प्योरिटी में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा दोनों का लिक्विड भी एक दूसरे में इमिसिबल होना चाहिए, मतलब आपस में घुलना नहीं चाहिए। तो आप इस रिफाइनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो मेटल और इम्प्योरिटी को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जिंक और लेड का, ठीक है। यही मैं आपको एग्जांपल ही बस बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। आपको इस एग्जांपल को याद रखना है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसी को आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स को बता सकते हो, फेज डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। और आपको मेटल्स भी याद रखना है कि कौन कौन से मेटल की हम रिफाइनिंग लिक्वेशन रिफाइनिंग के थ्रू करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। तो लेड और जिंक का बहुत अच्छा एग्जांपल इक्वेशन रिफाइनिंग का। ये देखो, इधर लेड है और इधर जिंक है। तो इसमें देखो दो लिक्विड फॉर्म हो रहा है, इधर लिक्विड 1 इधर लिक्विड 2। तो इनका लिक्विड भी आपस में घुलता नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड 1 क्या है, जिंक रिच पोर्शन है, यहाँ पे जिंक ज़्यादा है लिक्विड 1 में। लिक्विड 2 में क्या है, लेड ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अराउंड 419 डिग्री सेल्सियस और लेड का होता है 327 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो क्या होता है ना, अब आपको रिफाइनिंग करना है तो ये रिफाइनिंग भी यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक तो आप लिक्विड को धीरे धीरे कूल कर सकते हो, दोनों को लिक्विड कंडीशन में ले जाओ और धीरे धीरे कूल करो, ठीक है। या सॉलिड है दोनों का, उसको आप धीरे धीरे हीट करो, ठीक है। अब देखो, जब लीड का प्रोडक्शन किया जाता है ना, लीड का, तो उसके साथ साथ जिंक भी रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली जो लेड के ओर में ना जिंक होता ही होता है। तो जब हम लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना तो जिंक भी साथ साथ एक्सट्रैक्ट हो जाता है और लेड में वो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमको लेड में से जिंक को अलग करना होता है। तो शुरू में क्या होता है ना, दोनों मेल्टिंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है। दोनों सॉलिडिफाई नहीं होते, शुरू में दोनों मेल्टिंग कंडीशन में होते हैं फर्नेस के अंदर, ठीक है। तो हम उसी समय क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, रिवर बैटरी फर्नेस में ना लेड और जिंक का मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है दोनों का, लेड और जिंक का, ठीक है। क्योंकि पहले से मेल्टेड है वो, अब उसको ना धीरे धीरे फर्नेस के अंदर ठंडा किया जाता है। तो जब एकदम धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, अराउंड 2 से 3 दिन तक धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो जब ठंडा करते हैं ना, तो जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे जिंक जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब ये पहले सॉलिड बनेगा, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सॉलिड पहले बनेगा, क्योंकि दोनों पहले लिक्विड था। जब हमने ठंडा किया तो पहले क्या बनेगा, जिंक धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा लिक्विड में से। जैसे मान लीजिए लिक्विड है पूरा कंटेनर में, तो जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा ठंडा होते हुए, मान लीजिए इसका टेम्परेचर पहले फॉर एग्जाम्पल के रहा होगा 800 डिग्री सेल्सियस, तो धीरे धीरे जब ठंडा होकर 419 डिग्री सेल्सियस में आएगा, जिंक जो है धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर बाहर में ऐसे सॉलिड क्रिस्टल बन के बाहर में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये प्योर जिंक होगा। इसमें बहुत कम अमाउंट में लेड होगा, अराउंड 0.2% के आसपास इसमें लेड होगा, बाकी प्योर जिंक होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जितना जिंक है वो सॉलिड बन जाएगा, हम इसको अलग कर लेंगे, है ना। और जो लेड है लिक्विड जो है
उसमें क्या बचेगा, केवल लेड बचेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि 100% सेपरेट नहीं होता, कुछ अमाउंट में जिंक में लेड और लेड में जिंक भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, ऐसा एक स्लोपिंग एज होता है, इस तरीके से स्लोपिंग एज होता है, ठीक है। ये स्लोपिंग एज में आप लोग देख सकते हो, दोनों को आप अलग कर सकते हो। जनरली ये जो स्लोपिंग एज वाला मेथड है ना, वो तब काम आता है जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फर्नेस के अंदर वो पहले से लिक्विड है, उसको हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, तो धीरे ठंडा करेंगे तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, जो सॉलिड बन रहा है उसको अलग कर लेते हैं, मतलब जिंक को अलग कर लेते हैं और लेड का लिक्विड बच जाता है। इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉलिडिफाई कर लो, या किसी वजह से हमको सॉलिडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई, तो मान लीजिए मैंने लिक्विड को पहले सॉलिडिफाई कर लिया, जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई कर लिया, दोनों को अलग नहीं किया, तो आपको क्या मिलेगा, लेड और जिंक मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में, लेड प्लस जिंक। अब यहाँ पे आपको अगर दोनों को अलग करना है तो इस केस में बड़ा सिंपल है, इस तरह से स्लोपिंग एज वाला एक फर्नेस होता है, इसके अंदर लेड और जिंक का जो मिक्सचर है मान लो, या जो भी मेटल का मिक्सचर होगा, है ना, जिसका लिक्वेशन रिफाइनिंग करना है, उसको हम ऐसे स्लोपिंग गेज में गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करेंगे ना, तो क्या होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो पहले लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 327 होता है। तो जैसे ही 327 डिग्री सेल्सियस अचीव करेगा, धीरे धीरे लेड क्या बन जाएगा, लिक्विड बनना चालू हो जाएगा। जिंक नहीं बनेगा लिक्विड, क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो लेड धीरे धीरे लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बन के क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से स्लोपिंग एज से, ये स्लोपिंग हर्थ लिखा है, यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ से स्लोप से नीचे आना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे एक कंटेनर होगा, इसके अंदर ये लेड जाके जमा होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली मतलब दोनों को अलग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड, तो ज़रूरी नहीं है मतलब कि इम्प्योरिटी ही बाहर आए, मेटल हो या इम्प्योरिटी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होगा उस बेस पे काम करेगा जी। यहाँ पे जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कॉपर और लेड का, ठीक है। कॉपर और लेड का कि जनरली क्या होता है, लेड में ना कुछ परसेंट कॉपर होता है, उसको हमको अलग करना होता है ना। या क्या होता है ना कि बहुत पहले ज़माने में क्या करते थे कि कॉपर के इसमें ना सिल्वर होता था। जब कॉपर का मतलब प्रोडक्शन करते थे ना, तो कॉपर में सिल्वर का इम्प्योरिटी होता है, कॉपर में क्या होता था, सिल्वर की इम्प्योरिटी होती थी। तो हमको सिल्वर को अलग करना होता था, ठीक है, सिल्वर को अलग करना होता था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, लेड का यूज़ करते थे। तो जो कॉपर होता ना जिसके अंदर सिल्वर है, उसको लेड के कांटेक्ट में लाया जाता था। तो इससे क्या होता था ना कि जितना सिल्वर है वो लेड में चला जाता था, क्योंकि इसकी सॉलिडिबिलिटी क्या है ना, नहीं सॉरी, लेड के अंदर ना कॉपर जो है वो चला जाता था, ठीक है। लेड के अंदर कॉपर घुल जाता था, इससे यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता था और सिल्वर अलग हो जाता था। अब लेड में से कॉपर को आपको अब अलग करना है, ठीक है। अब लेड और कॉपर को दोनों को अलग करना है, तो इस केस में भी हम लिक्वेशन रिफाइनिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉपर है, इधर लेड है, ठीक है। अब दोनों का फेज डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, मतलब ये दोनों लिक्विड कंडीशन में भी क्या है, आपस में घुलते नहीं हैं, ठीक है। ये देखो दो लिक्विड आपस में कब नहीं घुलते हैं, एक तो मेन ये होता है कि दोनों का डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, तब भी कंडीशन फॉर्म होता है। जैसे कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 1083 है, लेड का बहुत कम है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है ना, उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो इस तरह से फेज डायग्राम देख के आप जान सकते हो कि दोनों का लिक्विड आपस में मिक्स होता है कि नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, कॉपर और लेड के केस में भी यही सेम चीज़ होता है। कॉपर और लेड का जो मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ठंडा करते हैं ना दोनों को मिक्सचर को, तो कॉपर धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर ऐसे सरफेस में बनता है। इसमें इसको कॉपर स्कम बोलते हैं, कॉपर स्कम, ठीक है। ऐसे प्योर कॉपर धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होता है, इसको फिर बाद में अलग कर लेते हैं, है ना। तो इससे कॉपर अलग हो जाता है, आपका लेड अलग हो जाता है। इसी फेज डायग्राम अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिलता है, इसमें कॉपर प्लस लिक्विड लेड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सॉलिड मिलता है, कॉपर सॉलिड प्लस लेड सॉलिड। तो यहाँ पे देखो कॉपर अलग आपको मिल रहा है और लेड लिक्विड अलग मिल रहा है, तो इस तरीके से दोनों को अलग कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है आपका टीन और आयरन का, ठीक है। ये इधर आयरन है, ये इधर टीन है। अब देखो दोनों को भी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। टीन का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे अराउंड 900 के आसपास कुछ है, ठीक है। तो दोनों का भी
जो रिफाइनिंग है इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, लीड और टीन के मिक्सचर को क्या करते हैं, सॉरी लीड बोलता हूँ, आयरन और टीन के मिक्सचर को ना धीरे धीरे गर्म करते हैं, है ना। स्लोपिंग गेज में जैसे मैंने बताया, स्लोपिंग गेज में जब हम धीरे धीरे गर्म करते हैं ना, तो टीन जो है पहले मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने की वजह से स्लोपिंग एज की वजह से वो धीरे धीरे नीचे आके किसी और कंटेनर में जमा होने लगता है, और आयरन के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो सॉलिड कंडीशन में ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लीड और टीन को भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब थ्योरेटिकली अगर अगर देखा जाए ना, तो लिक्वेशन रिफाइनिंग बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपको आयरन और टीन को अलग करना है, मान लीजिए टीन के अंदर इम्प्योरिटी है 3% टी आयरन का, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अराउंड 0.06% तक। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना अचीव नहीं होता है, प्रैक्टिकली आप 0.01% ही आप अचीव कर पाते हो, नहीं सॉरी 0.06% तक आप थ्योरेटिकली इसको अलग कर सकते हो, लेकिन अचीव होता है केवल 0.1% तक। ठीक है, 0.1% तक प्योरिटी ही अचीव हो पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर किसी आप चीज़ को करते हो, ठीक है, तो आपको 100% रिजल्ट तो मिलता नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप कॉपर को अलग कर सकते हो टीन से। ठीक है, सॉरी आयरन को अलग कर सकते हो टीन से। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका लिक्वेशन रिफाइनिंग। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो फेज डायग्राम याद रखना है, और मेन ये याद रखना है कि कौन से मेटल का हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, लिक्वेशन रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो लिक्वेशन रिफाइनिंग के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।